ट्रेन में भीख मांग रही एक लड़की को कोई 5 रुपया देता है तो कोई उसको 10 रुपया देता है, लेकिन एक लड़का उसको पैसे नहीं बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही रोमांचक और आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है। बस आप लोग कहानी को अंत तक सुनिए। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है गोरखपुर से दिल्ली को जाने वाली ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम कमलेश कुमार होता है, वह नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 साल से वो अपने शहर गोरखपुर में ही कोचिंग करके पेपर देता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता। तो वह फिर दिल्ली जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि वहाँ के कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मेरे लिए बेहतर रहेगा। वह दिल्ली में ही अपना एडमिशन करवा लेता है और वहीं रहकर तैयारी शुरू कर देता है। होली की छुट्टी मनाने के लिए वो अपने घर आता है और छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से वापस दिल्ली के लिए रवाना होता है। वह गोरखपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठता है और जब ट्रेन गोंडा से निकलती है तो वह देखता है कि एक लड़की ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रही है। उस लड़की को ऐसे भीख मांगता देख उसे बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत मासूम और बेहद ही खूबसूरत थी। उस लड़की ने साधारण सा सूट सलवार पहन रखा था, लेकिन बदन को अच्छे से ढक रखा था और भीख मांग रही थी। कोई उसे 5 रुपया देता तो कोई उसे 10 रुपया देता, तो कोई बोल देता कि आगे बढ़िए, दिन में 100 लोग आते हैं तुम्हारे जैसे, किस किस को दे। सभी का अपना अपना विचार होता है भिखारी को लेकर। वह लड़की जब ट्रेन में चढ़ती है तभी से कमलेश उसको बस देखे जा रहा था। वह डिब्बे के दूसरे दरवाजे पे थी और कमलेश पीछे के दरवाजे पे खड़ा उसे देख रहा था। फिर वह लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रहती है और कमलेश के सामने आकर उसे भीख मांगने के लिए हाथ को फैला लेती है। कमलेश उसको तब से ही देख रहा था और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में 5 रुपये का सिक्का आता है और वह उस लड़की के हाथ पे रख देता है और लगातार बस उसकी आंखों में ही देखा जा रहा था। लड़की को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वह काफ़ी देर से बस उसी को ही देखा जा रहा था। वह जब भी उसकी तरफ देखती तो उसकी निगाह सिर्फ उसी पे टिकी थी। लेकिन प्रिया के लिए कोई नई बात नहीं थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम प्रिया होता है। उसके लिए आज कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लड़की थी, तो लड़के तो उसे देखते ही रहते। अब जब वो पैसे देते हुए उसकी आंखों में देख रहा था तो प्रिया को थोड़ा असहज महसूस होता है। उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन वह फिर भी अपने नज़रें नीचे करके आगे निकल जाती है। अब इस डिब्बे में वह सभी से भीख मांग चुकी थी, तो वह अब दूसरे डिब्बे में घुस जाती है। कमलेश भी खुद को रोक नहीं पाता है, वह भी उसके पीछे पीछे उस डिब्बे में घुस जाता है जिसमें वह गई थी और उसके दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाता है और चोरी छुपे उसे देखता रहता है। वह बारी बारी से सभी से भीख मांग रही थी। अब यह डिब्बा अभी पूरी होने वाला था, लगभग 10 या 15 मिनट हो चुकी थी। तो अब कमलेश प्रिया की तरफ से मुंह फेर के खड़ा हो जाता है। प्रिया देखती है कि एक लड़का खड़ा है। उसे कमलेश की पीठ दिखाई दे रही थी। वह नहीं जानती थी कि वही लड़का है। उसे तो बस पैसा मांगना था, तो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अब कमलेश भी उसकी तरफ पलटता है तो वह प्रिया को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि वह तो उससे पहले ही पैसे मांग चुकी थी। तो हाथ जो उसने पैसे के लिए फैलाए थे कुछ समय के लिए ऐसे ही फैलाई रखती है और कमलेश भी अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब में एक नोटों की गड्डी निकलती है और वो नोटों की बंद गड्डी जिसमें 8,000 थे सभी उसके हाथ पे रख देता है। अब प्रिया इतने पैसे देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वह कुछ समझ नहीं पाती अब इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करे और क्या ना करे, क्योंकि हाथ में इतना ज़्यादा पैसा होता है। वह कई दिनों तक भी भीख मांगकर इतने पैसा जमा नहीं कर सकती थी और यहाँ एक ही पल में वह लड़का उसे 8,000 दे देता है। अब कमलेश प्रिया की आंखों में देख रहा था और प्रिया भी उसकी आंखों में देखने लगती है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते। अब कमलेश को लगता है कि शायद प्रिया कुछ कहना चाहती है। इससे पहले कि वह बोल पड़ता है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही है, इससे ज़्यादा भी नहीं है। प्रिया यह बात सुनते ही अपनी नज़र को झुका लेती है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि इस पैसे को अपने पास रखे या ना रखे। कमलेश भी अब वहाँ थोड़ा असहज महसूस करने लगा तो वह फिर से वहाँ से चला जाता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। अब प्रिया अगले स्टेशन पे उतर जाती है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ यह क्या हुआ। यह आज तक उसे किसी ने इतने ज़्यादा पैसे नहीं दिए थे। सबसे ज़्यादा उसको आज तक पैसे मिले थे वह 100 रुपये थे और एक बार में ही 8,000 की रकम कोई मायने रखती है। उसके पिता के 2-3 ईंट के भट्टे होते हैं और इससे अलग 100-200 बीघा ज़मीन भी होती है। इसीलिए वो बड़ी आसानी से नीट की तैयारी कर रहा था। इसलिए वो सोचता है कि पहले देख लेते हैं, अगर नंबर आ जाए तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से भी डॉक्टर की पढ़ाई कर लूँगा।
इतना पैसा उसके पिता लगाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, कमलेश अपने सीट पर ही बैठा हुआ होता है और उसके पास सब कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे। मतलब कैश तो अब लगभग ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जो कुछ पैसे थे सभी वह उस लड़की को दे चुका था। लेकिन बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसा था, पर कैश अब उसके पास ख़त्म हो गया था। तो इसको ज़रा सा एहसास होता है कि यार, मैंने ये क्या पागलपन कर दिया, और कुछ देर तक ऐसे ही सोचता रहता है। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो यह नीचे उतरता है और दूसरे डिब्बे में जाकर देखता है कि वो लड़की अभी भी भीख मांग रही है क्या। तो वह उसको कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर उसको लगता है कि शायद वह पहले ही स्टेशन पे उतर गई होगी। और फिर कमलेश दिल्ली पहुंच जाता है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक रात सपने में वो लड़की को देखता है। सपना कुछ ऐसा होता है जैसे वो लड़की उसे कुछ कहना चाहती है, उसे अपने पास बुला लो। उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद वह मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर उसकी आंखें खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। सोच में पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा वो बेचैन हो गया था। वह खुद को कोसने लगता है कि मुझे अपनी सीट पर नहीं बैठकर उस लड़की के पीछे ही जाना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। कौन है, कहाँ रहती है, यह सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है। वह सो नहीं पाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार मुझे शायद पहली नज़र में हो गया था, तभी मैं उसको इतना ज़्यादा देख रहा था। अब सोचता हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। अगर यह बात मेरे मन में ऐसे ही दबी रही तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वह सारी बात अपनी दोस्त से शेयर करता है और बताता है कि मैं उसे मिलने बिना नहीं रह सकता। अब तक वो खुद से मना जब तक वो खुद से मना नहीं कर देती, जब तक वो मना नहीं कर देगी या कोई जवाब नहीं देगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उसे एक सलाह देते हुए कहता है कि वह लड़की तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों का अपना जगह सेट होता है और इन जगहों पे जाना है और अपना जो काम है भीख मांगने का वो करना है। अगर ये बात मेरे मन में ऐसे ही दबी रही तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वह सारी बात अपने दोस्त से शेयर करता है और बताता है कि मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता, जब तक कि वो खुद से ना मना कर देती। जब तक वो मना ना करेगी या कोई जवाब नहीं देगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उसे एक सलाह देते हुए कहता है कि वह लड़की तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों का अपना जगह सेट होता है कि इन इन जगहों पे जाना है और अपना जो काम है भीख मांगने का वो करना है। अगर वह तुम्हें उस ट्रेन में मिली है तो तुम फिर से वहीं जाओ, वह तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो यह अगले दिन उसी दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और उसका इंतज़ार करता है, लेकिन लड़की उसको कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर वह अनुभव करता है कि लड़की मुझे गोंडा स्टेशन में मिली थी और फिर लखनऊ से पहले उतर गई थी। मुझे गोंडा के लिए निकलना चाहिए, शायद वह वही हो। फिर वो गोंडा स्टेशन पे पहुंचता है और सभी आने वाली ट्रेनों में बारी बारी से चढ़ता है, उस लड़की को ढूंढता है और आखिरकार एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में उसको वो लड़की दिखाई दे जाती है। वो डिब्बे में भीख मांगते हुए कमलेश की तरफ बढ़ी आ रही थी और जैसे ही कमलेश को देखती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलकने लगती है। कमलेश भी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। प्रिया आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ना होती कि वह कमलेश से आगे निकल जाए। फिर भी थोड़ी देर रुकने के बाद वह आगे निकल जाती है। अब कमलेश उसको वहाँ ऐसे ट्रेन में कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि सभी लोग वहाँ होते हैं। ऐसे चलती ट्रेन में किसी अनजान लड़की से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था। और फिर यह ट्रेन को रुकने का इंतज़ार करता है। जैसे ही ट्रेन गोंडा के पास एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है तो प्रिया उस ट्रेन से उतर जाती है। प्रिया सोचने लगती है कि लड़का 3-4 दिन पहले ही तो आया था और आज फिर से चला आया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद हमारे लिए आया हो, लेकिन ऐसा वो कुछ सोचती नहीं थी, क्योंकि उसको अपनी हालत भी दिख रही थी कि मैं क्या हूँ। और वह तो उसको 8,000 रुपये भी दिया था, वह भी उसको याद था। लेकिन दिल है तो दिल में बात आ ही जाती है। अब उसके पीछे पीछे कमलेश भी ट्रेन से उतर जाता है और छुपकर उसका पीछा करने लगता है। प्रिय स्टेशन के पीछे से एक कच्चा रास्ता होता है। वह उसी रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव में पहुंच जाती है। कमलेश भी उसके पीछे छिपा चला आ रहा था। उसकी नज़रों से बचता हुआ वो भी उसी गांव में पहुंच जाता है और प्रिया का घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पे था। एक कच्चा मकान और आगे शहर में एक छप्पर डला हुआ था और मकान से लगभग 50 मीटर दूर उनका एक घेर था, जहाँ पे वो अपने गाय वगैरह को बांध कर रखते। दोस्तों, अब कमलेश थोड़ा अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगता है कि हल्का अंधेरा हो जाएगा तो घर के नज़दीक चला जाऊंगा। अंधेरा होने पर वो उनके घर पीछे चला जाता है और छिप के उनके घर का हालत देखता है तो हैरान रह जाता है
क्योंकि प्रिया के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था और उसको देखकर लग रहा था कि यह अभी अभी कटा है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए ताज़ी पट्टी उस पर बंधी हुई थी। घर में प्रिया के अलावा उसकी 3 बहनें, एक छोटा भाई और माँ है। माँ खाना बना रही थी और फिर प्रिया पैसों को अलमारी में रखते हुए कहती है, आज फिर से लफड़ा हो गया माँ। तो माँ पूछती है, बिटिया क्या हो गया? तो प्रिया बोलती है कि माँ, वो लड़का जो 8,000 दिया था आज फिर से टकरा गया मुझसे। तो मैं उसे देखकर ट्रेन से उतर गई। माँ कहती है, अरे तुम क्यों उतर गई? शायद आज भी कुछ पैसा दे देता। तो प्रिया कहती है, नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ और कोई इस तरह से पैसे दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। इस पे प्रिया कहती है, माँ तुम भी बस मजाक करती हो। फिर प्रिया घर का थोड़ा काम करती है और एक बाल्टी में जो बचा हुआ खाना होता है उसको लेकर घेर में जाने लगती है, जहाँ गाय बंधी हुई थी। कमलेश भी मौका पाकर उसके पीछे घेर में पहुंच जाता है। अब प्रिया गाय को बचा हुआ खाना डाल देती है और गाय को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसको महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। उसके पास एक टॉर्च होती है। उसको जब वो ऑन करके ढूंढना शुरू करती है तो कमलेश को देखकर चिल्ला देती है। वो डर जाती है कि आखिर यह इतनी रात कैसे और क्यों आया है। उसको चिल्लाता देख कमलेश उसके मुंह पे हाथ रख देता है और धीमी आवाज़ में बोलता है कि चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। कमलेश ने एक हाथ उसके मुंह पे रखा था और दूसरे हाथ से उसको पकड़ रखा था। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब प्रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो कमलेश उसको छोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अब कमलेश प्रिया को छोड़ देता है। प्रिया उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है और कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? तो कमलेश कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मेरे आने का कोई दूसरा कारण भी हो सकता है? मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना किसी काम में। मैं रह नहीं पाया और बस तुम्हें ढूंढता हुआ चला आया। अब प्रिया कुछ नहीं बोलती है, बस उसे सुन रही थी और देखे जा रही थी। तो कमलेश कहता है कि शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ और सुबह तुम्हारे स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा तुम्हें देखने के लिए। तुम भले ही मुझे मत देखना, लेकिन तुम तो मुझे नहीं रोक सकती ना देखने से। अब कमलेश वहाँ से जाने लगता है तो उसको जाता देख प्रिया धीमी आवाज़ में बोलती है, सुनिए। कमलेश प्रिया की आवाज़ सुनकर रुक जाता है तो प्रिया कहती है, अब रात में आप कहाँ भटकते फिरेंगे? आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। स्टेशन पर भी खाना वगैरह नहीं मिलेगा। फिर वह एक चारपाई डालती है और कमलेश से कहती है कि आप यहाँ आराम कर लो, जब सभी सो जाएंगे तब मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँगी। प्रिया की बात सुनकर कमलेश का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह उसको लेकर बहुत दूर तक सोचने लगता है। अब वो घर जाती है तो माँ रोटियाँ बना रही थी। माँ से कहती है, माँ अब आप खाना खा लीजिए, रोटी मैं बना दूँगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि माँ रोटी बनाए और कोई रोटी जल जाए। फिर वह सभी के सोने का इंतज़ार करने लगती है और एक थाली में 3-4 रोटी और अचार रखकर दबे पाँव से घेर में चली जाती है। कमलेश चारपाई पर लेटा हुआ था। प्रिया को आता देख उठ जाता है। प्रिया उसको खाना देकर नीचे बैठ जाती है तो कमलेश कहता है, तुम पहले तो ऊपर बैठो। तो प्रिया कहती है, नहीं मैं यही ठीक हूँ, आप खाना खा लीजिए, पता नहीं कब से भूखे होंगे। फिर कमलेश हाथों को धोता है और रोटी का टुकड़ा तोड़ के पहले प्रिया की तरफ बढ़ाता है। तो प्रिया कहती है, आप खा लीजिए, मैं तो खाना खा ली हूँ। तो कमलेश कहता है, नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम भी भूखी हो। फिर कमलेश और प्रिया दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खुद भी खाता है और प्रिया को भी खिलाता है। दोनों खाना खाने के बाद बातचीत करते हैं तो कमलेश पूछता है कि कब से तुम यह काम कर रही हो? तो प्रिया कहती है, मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनका पैर खराब हो गया और डॉक्टर को उसे पैर काटना पड़ा, तो अब वो काम नहीं कर पाते और जो जमा हुआ कुछ पैसा था वह सब दवाई में खर्च हो गया। तो मुझे मजबूरी में अपने घर का खर्च चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता है और इससे बेहतर मुझे कोई और काम नज़र नहीं आया। समय से पहले अपने घर आ जाती हूँ। हाँ, लोग थोड़ा गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार को देखना है और पिताजी का पैर भी अभी ठीक सही नहीं हुआ है, उसमें घाव है तो दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं। ज़्यादा खर्चा है, बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं,
लेकिन मदद सिर्फ उसी की करते हैं जहाँ से पैसा आने की उम्मीद भी हो। अब कमलेश भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। वह एक दूसरे से अपने बारे में जानकारी देते हैं। बात करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। तो अब प्रिया कहती है कि सवेरा हो गया है, अब तुम स्टेशन चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक ही छोड़ कर आऊँगी। तो इस पर कमलेश कहता है नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। लेकिन प्रिया नहीं मानी और वो उसे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आ जाती है, क्योंकि कमलेश एक ही शर्त पे वहाँ से जाने के लिए राजी हुआ था कि वह कल रात फिर से आएगा और दिन में वह होटल में रुक जाता है। प्रिया घर जाकर सो जाती है और भीख मांगने के लिए भी नहीं जाती। तो माँ कहती है बेटा गई क्यों नहीं, ऐसे काम कैसे चलेगा। तो कहती है आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कमलेश ने उसे सख्त मना किया था कि तुम्हें अब भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो कमलेश कहता है कि तुम्हारा परिवार मेरा भी परिवार है। अब फिर रात होती है और कमलेश घेर में आ जाता है। प्रिया ने आज खुद अपने हाथ से खाना बनाया था और सभी के सो जाने पर वह घेर में पहुंच जाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। दोनों के मन में कोई ऐसी गलत भाव पैदा नहीं होते हैं। ना कमलेश कोई ऐसी हरकत करता है और ना प्रिया, क्योंकि दोनों का प्रेम सच्चा था। बस ऐसी ही बात करते रहते। अब सुबह होते ही कमलेश वापस होटल लौट जाता और यह सिलसिला लगभग 5-6 दिन तक चलता रहता है। वह दिन में होटल पे खाना खा लेता और रात में तो प्रिया उसे खाना खिला ही देती। अब 7वां दिन आ जाता है तो प्रिया की माँ को थोड़ा शक होने लगता है कि प्रिया क्यों भीख नहीं मांगने जा रही, और उसकी माँ उस पर नज़र रखने लगती है कि आखिर उनकी लड़की क्या काम कर रही है। वो आज रात सोती नहीं है और जैसे ही प्रिया खाना लेकर जाती है तो वह भी उसके पीछे चली जाती है और छिपकर दोनों को देखने लगती है। देखती है कि दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। माँ फिर उनके पास पहुँचती है और बोलती है ये क्या हो रहा है। कमलेश माँ को देखकर थोड़ा डर जाता है और प्रिया भी घबरा जाती है। फिर भी प्रिया थोड़ी हिम्मत करती है और बताती है कि माँ यह वही लड़का है जो हमें 8,000 दिया था। अब प्रिया अपनी माँ से सारी बात बता देती है और फिर कमलेश भी आगे बढ़ता है और कहता है कि माँ जी मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ, और वो अपने बारे में सारी जानकारी देता है। तो प्रिया की माँ कहती है यह सब तो ठीक है, पर बेटा क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी को स्वीकार करेंगे। वह कहता है कि माँ जी आप इस सब की चिंता मत कीजिए, आप बस शादी करा दीजिए। यह कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। फिर अगले दिन प्रिया की माँ उन दोनों को मंदिर में लेकर जाती है और उनकी शादी करा देती है। शादी के बाद कमलेश प्रिया को लेकर दिल्ली चला जाता है और उनके खर्चे के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देता है। पैसे उसके अकाउंट में काफ़ी था। घर वाले हर हफ्ते पैसे डालते रहते थे। वह प्रिया की माँ से हाथ जोड़कर विनती करता कि मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, तो आप किसी भी तरह की संकोच नहीं कीजिएगा। बेटा और दामाद में कोई फ़र्क नहीं होता है। एक बेटा होने का फ़र्ज़ मैं बखूबी निभाऊंगा। अब दोनों दिल्ली पहुँच जाते हैं। कमलेश पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पे उसका खास ध्यान नहीं रहता है। शादी हो चुकी थी तो बस दिन भर अपनी पत्नी के साथ घूमता रहता। पति पत्नी दोनों बढ़िया ज़िंदगी गुजार रहे थे। लगभग 1.5 महीने ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन अब कोई कमलेश के घर खबर दे देता है कि उसका लड़का शादी कर चुका है, या शादी भी नहीं की है तो फिर भी एक लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है। पढ़ाई पे उसका कोई ध्यान नहीं है, बस दिन रात उसी के साथ घूमता रहता है। कमलेश के पापा यह बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वह इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि ऐसे कैसे लिविंग में रह सकता है। वह डायरेक्ट अपने बेटे को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की के साथ कैसे लिविंग में रह सकते हो। अगर रहना ही था तो उससे शादी करनी थी पहले। और पूछते हैं कि कौन है वो लड़की। कमलेश झूठ बोल देता है और कहता है कि पापा यह लड़की हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर लिया है, लिविंग में नहीं रह रहे हैं। क्योंकि प्रिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसकी जो खूबसूरती थी वह थोड़ी दबी हुई थी उसके घर की हालत के कारण। अब जब ये खुशहाल माहौल में कमलेश के साथ रहती है, फिर जो उसके चेहरे पर रौनक आती है तो उसके सामने किसी हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी पड़ने लगती है। और सभी कमलेश को कहते हैं कि भाई अगर लड़की लाया है तो वही और लेकर आया है। कमलेश के पापा कहते हैं कि तुमने जब शादी कर ही ली है तो लड़की को घर लेकर आओ, यहाँ की भी जो रस्म रिवाज है उनको भी पूरा करना है। अब कमलेश प्रिया को लेकर घर जाता है और जो कुछ भी रस्म रिवाज थे सभी बड़ी तैयारी के साथ पूरे किए जाते हैं। अब कमलेश के माँ बाप कहते हैं कि बेटा इनके माता पिता कहाँ हैं। तो इस पर कमलेश कहता है कि पापा अभी वो नाराज़ हैं, धीरे धीरे मैं आपको उन लोगों से मिलवा दूंगा। वह ऐसा इसलिए बोल देता है कि अगर अभी इन सब लोगों को सच बता देता तो ये लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे और दिक्कत पैदा करेंगे,
और फिर अपनी पत्नी यानी प्रिया को समझाता है कि तुम इन सभी को इतनी सेवा करो, तुम इन सभी लोगों की इतनी सेवा करो, इतना इन लोगों का भरोसा जीत लो, इतना दिल जीत लो कि यह सभी लोग तुमसे बहुत खुश हो जाएं और अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करने लगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। फिर प्रिया अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, हर बात का ध्यान रखती है। फिर एक दिन कमलेश यह सब सच्चाई अपने माँ बाप को बता देता है, तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं और उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, बेटा तुमने बहुत ही सही काम किया, बहुत अच्छा काम किया। शायद अगर यह किसी बड़े परिवार की लड़की होती तो शायद ही हमें इतना इज्जत मान सम्मान दे पाती, हमारी इतना सेवा ना कर पाती। फिर कमलेश के माँ बाप प्रिया के माता पिता से मिलने जाते हैं और उन्हें भी अपने साथ घर ले आते हैं और अब यह सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, कमलेश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इसी तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।